हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं डेली 2 क्लासेस हो जाएं। कल नेटवर्क में काफ़ी बड़ा इशू था, जिस कारण परिमल सर की क्लास भी बहुत ज़्यादा अटकी लास्ट में जाके, और मेरी क्लास तो हो ही नहीं पाई। नेटवर्क में ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर आप अखबार ऑनलाइन, जो अखबार न्यूज़पेपर के नाम से चल रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आज न्यूज़पेपर में था कि जो ये जितनी भी कंपनीज डाटा यूज़ करती हैं ना, इन सब की क्वालिटी में थोड़ा सा कमी की गई है, क्योंकि डाटा बहुत बड़े लेवल पे यूज़ हो रहा है, फेसबुक का भी और यूट्यूब का भी, बाकी सब सोशल साइट्स का भी। तो हो सकता है थोड़ी बहुत क्लासेस में बीच में ऐसे अटकने वाली प्रॉब्लम आए। यूट्यूब पे जो जितने भी संगी साथी फ्रेंड्स या जितने भी स्टूडेंट्स हमारे जुड़े हुए हैं, मैं बता दूं साथ साथ में यूट्यूब के साथ ये फेसबुक पर भी लाइव चल रही है। अगर यूट्यूब बीच में अटक जाता है तो आप फेसबुक पे तुरंत चले जाइएगा, और उम्मीद है कि फेसबुक पे शायद क्लास ना अटके। इसको अब कुछ ही घंटों बाद, जैसे ही ये सारा चीज़ें ठीक ठाक होंगी, सिग्नल्स, तुरंत ही हम इसको थोड़ी देर बाद यूट्यूब पे भी डाल देंगे, अगर अभी लाइव स्ट्रीमिंग में कोई दिक्कत आई तो। अदरवाइज लाइव में ही दोनों जगह चली जाएगी तो इशू नहीं होगा। इशू होता है तो आप इसको बाद में यूट्यूब पे देख सकते हैं, और अभी फिलहाल में अगर सिग्नल्स में प्रॉब्लम है यूट्यूब पर तो आप फेसबुक पे इसको लाइव देख लीजिए, ठीक है। दोनों में डाटा सेम ही है, क्लास की लाइव स्ट्रीमिंग एक साथ ही चलेगी। चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, और मैंने 6 क्लासेस ली हैं अब तक, 6 या 7 शायद, जिसमें मैंने आधुनिक भारत का टॉपिक आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दिया था। आधुनिक भारत में अब हम लोगों को जो समझ में आ गया था, एक तो हमारे यहाँ देश में अलग अलग कंपनीज का आगमन हो रहा था। इन कंपनीज ने धीरे धीरे करके अपनी जड़ें जमानी शुरू की, और इंडिया में सबसे ताकतवर 2 कंपनी उभरी थी, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फाइनल स्टेज में जाके ये कंफर्म हो गया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कि इंडिया पे उनका राज नहीं चल पाएगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको बुरी तरह से हरा दिया था वांडी वाश के युद्ध में। और इसके बाद धीरे धीरे पूरे जितने भी लोग यहाँ आए थे, जितनी विदेशी ताकतें यहाँ काम जमाने आई थी, वो सब समझती चली गई कि इंडिया पे राज चलेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 2 इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ, जिनके कारण इनकी जड़ें इंडिया में मजबूती पकड़ती गई, एक प्लासी का युद्ध था और एक बक्सर की लड़ाई। इन दोनों के ऊपर मैंने एक क्लास डाली हुई है। अगर कोई नया स्टूडेंट जुड़ा है तो मैं बता दूं, ये सब चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ, सिर्फ रिवीजन करा रही हूँ ताकि आप आगे जाके इस चीज़ को रिलेट कर पाएं। तो प्लासी की लड़ाई और बक्सर का युद्ध 1764 में और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के बाद ये क्लियर कट लिखित में आ गया कि अब BEIC इंडिया के बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इनको मिल गई, जो मुगल बादशाह से मिली उस टाइम पे जो भी थे, शाह आलम द्वितीय। अगर आप उस वीडियो को देख के आए हैं तो मुश्किल नहीं है समझना, ये चीज़ें कहानी की तरह आपके दिमाग में फिट बैठ जाएंगी। और उसके बाद इलाहाबाद की संधि के बाद इन लोगों ने अवध का एक हिस्सा ले लिया, 50 लाख रुपए, चुनार का किला लिया, और जो ये बंगाल वाला नवाब था, इनका तो चैप्टर ही क्लोज हो गया। ये सब करने के बाद इन्होंने दक्षिण की तरफ रुख किया, और दक्षिण में 2 हिस्से अगर मैं बात कर रही हूँ तो एक है मैसूर और एक है हमारा जो मराठा, आंगल मराठा युद्ध हुआ था। मैंने मराठा आपको नहीं कराया था, मैसूर मैंने पूरा डिटेल में कराया था, कैसे पिता और बेटे ने कोशिश की कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने देश की विरासत को बचा पाएं, लेकिन उनकी चालाकियों के सामने कहीं ना कहीं कमजोर पड़े, और फाइनल स्टेज में जाके 4 युद्धों में से सेकंड में पिताजी चले गए, हैदर अली, और चौथे में टीपू सुल्तान की भी डेथ हो गई। या कह लीजिए प्लानिंग थी वो, उनकी हत्या करना ही टारगेट था BEIC का। जब बहुत ज्यादा दबाते रहे, इंडियंस को परेशान करते रहे, तो इसके बाद 1857 की क्रांति के रूप में हम इंडियंस ने इन अंग्रेजों की इस कंपनी के राज का विरोध किया, जिसकी गड़बड़ ये रही कि किश्तों में फैली। ये कहने को तो दिसंबर में वो राइफल्स आ गई थी, एनफील्ड राइफल्स जो थी, और 34वीं बटालियन के मंगल पांडे ने जो दिखाया करके जो स्टेप लिया, दिसंबर से आगे आते आते मार्च और अप्रैल में फांसी। इसके बाद जाके 31 मई को इसकी स्टार्टिंग होनी थी, लेकिन वो प्री प्लान्ड तरीके से नहीं हो पाई बातें, और मई में 10, 11, 12, इसके बाद जून पहुंचा था। ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं पिछली वीडियोस में। तो ऐसा करते करते हम लोगों ने क्रांति की, पर क्योंकि किश्तों में क्रांति हुई, क्रांति की एक सबसे बड़ी गलती हम कर गए कि हमने इकट्ठे अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। अंग्रेजों ने दिल्ली पे बहुत जल्दी कब्जा जमा लिया। सितंबर में अंग्रेजों के हाथ में थी दिल्ली, मई में तो दिल्ली पे इनका कब्जा हुआ था, हमारे जो सिपाही वर्ग थे, और इसके बाद सितंबर में है कुछ महीनों के अंदर दिल्ली वापस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या कह लीजिए तब तक महारानी ब्रिटेन,
क्योंकि हेल्पिंग हैंड वही थी, इनके हाथ में आ गई। और जैसे ही कंपनी ने अपना राज शुरू किया, मतलब दिल्ली पे कब्जा किया, तो आसपास के जितने एरियाज थे, इनफैक्ट पूरे भारत में ये कहीं ना कहीं मन में आ गया कि अगर दिल्ली को हम नहीं बचा पाए, जहां मुगल बादशाह के बचे हुए जो वंशज थे वो, तो इसका मतलब हमारी क्रांति सफल नहीं हो सकती। और मॉरली कहीं ना कहीं सब लोग अपने आप में कमजोरी फील करने लगे, जिसका अंत हुआ 1858 आते आते हर जगह देश के कोने कोने से क्रांति को खत्म कर दिया गया। और जो वी.डी. सावरकर ने कहा था कि भारतीय आजादी की पहली लड़ाई थी ये अंग्रेजों के खिलाफ, वो असलियत में देखें तो वो विरोध उतना नहीं हो पाया, उतना संघर्ष हम नहीं कर पाए जितना हमने प्लान किया था। और कहीं ना कहीं जाके इसका नुकसान ये हुआ कि अब तक जो कंपनी हमारे ऊपर राज कर रही थी, अब वो महारानी ब्रिटेन के रूप में इंडिया पर राज करने लग गए। यानी अब कंपनी की वापसी हो गई क्रांति के बाद और इंडिया आ गया महारानी ब्रिटेन के अंडर। ये सब चीजें हमने पढ़ ली हैं। आज इससे आगे की कहानी को पढ़ेंगे। किसी भी टॉपिक को ना, खासकर जिसको हम जीके कहते हैं, जनरल नॉलेज, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस वगैरह आते हैं, इन सबको ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों समझना। रट्टे मारने से कभी चीजें लंबे टाइम तक याद नहीं रहती। अगर आप हिस्ट्री को रटेंगे तो आप 100% पछताएंगे, दुखी होंगे। रट्टे कितने भी मारो कभी याद नहीं रहेंगे। इसीलिए इनको कहानी की तरह समझो। आज जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, एक टॉपिक और मैंने पढ़ा दिया था एक दिन क्लास में, कांग्रेस। और मैंने आपको कहा था कि कांग्रेस की 2 क्लासेस हो गई हैं। मैंने क्लास 1 ली थी, एक पहली क्लास कभी ले रखी थी जिसमें कांग्रेस के सेशंस थे। कंपनी के जाने के बाद महारानी ब्रिटेन के खिलाफ भी इंडियंस के मन में आक्रोश था और ये आक्रोश किसी दिन फिर फूटता। इसीलिए एक संगठन बना दिया गया। कुछ कहते हैं अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाया, मान लीजिए, लेकिन फायदा हमारा भी था। और इस तरह से सामने आती है एक संस्था जिसका नाम था कांग्रेस। इस कांग्रेस को कांग्रेस नाम दिया दादा भाई नौरोजी ने। इससे पहले 1884 में एक संस्था बनी थी, इंडियन नेशनल यूनियन। उस संस्था का ही नाम बन गया था INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और फिर कांग्रेस धीरे धीरे करके एक बड़ी पार्टी, एक बड़ा संगठन बन के उभरी। और इतना बड़ा संगठन कि इसको एक ऐसा रूप दिया गया जिसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, जिसमें अंग्रेज भी, और जिसमें अलग अलग कल्चर के लोग पूरे भारत के विभिन्न हिस्सों, जिसे हम कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका एग्जाम्पल थी स्टार्टिंग की कांग्रेस के अधिवेशन की बैठकें। लेकिन फिर क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन आते आते, यानी 1900 प्लस आते आते इसकी हालत इतनी खस्ता हो गई कि लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि भारत में रहते हुए मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं इसको यानी कांग्रेस को मरने में मदद करूं। तो आप सोचिए, एक बड़ी पार्टी, इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी का कैसा उपहास, कैसा मजाक उड़ाया गया महज 20 साल के चेंज में। 1885 में तो कांग्रेस बनी है और 1905 के आसपास कांग्रेस के बारे में, 4 के आसपास कर्जन ने यह कहा। चलिए आज इससे आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का टॉपिक पूरा हो चुका है। आज हम बात करेंगे बंगाल विभाजन की। अंग्रेजों की चालाकी कैसे हम पर भारी पड़ी। बंगाल विभाजन। बंगाल कहते ही आप सबके दिमाग में आता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी का सब लोग नाम से परिचित हैं। ये बंगाल सिर्फ इतना बंगाल नहीं था। वो बंगाल जिसको आज हम बंगाल कह रहे हैं या पश्चिम बंगाल कह रहे हैं, वास्तव में ये बहुत बड़ा इलाका, इनफैक्ट इंडिया का सबसे ज्यादा ताकतवर प्रांत। और अगर आपको याद है तो देखिए, प्लासी का युद्ध बंगाल के ही इलाके में हुआ था, नवाब सिराजुद्दौला। ये बंगाल इतना अमीर था, इतना पैसा था, इसके आसपास का पूरा एरिया, तब बंगाल का मतलब बंगाल नहीं था। बंगाल में उस टाइम का बंगाल, आज का बिहार, उड़ीसा और आज का झारखंड और आज का जो बांग्लादेश है ना ये, और आज का जो असम का हिस्सा है ना ये, यानी कितना बड़ा इंडिया, उस टाइम का एक बड़ा हिस्सा बंगाल कहलाता था। तो क्या हुआ, बंगाल विभाजन का लॉजिक क्या था? हम अच्छी तरह जानते हैं कि बंगाल बहुत ज्यादा समृद्ध था, अमीर था, खूब पैसे की कोई कमी नहीं थी। अभी मैंने बताया बंगाल में क्या क्या शामिल था। आज का बंगाल, आज का उड़ीसा जिसको आप ओडिशा कहते हैं, आज का बिहार और आज का झारखंड का हिस्सा, और आज का जो ये बहुत बड़ा देश है हमारे साइड में, बांग्लादेश ये। और उस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो असम का इलाका भी इन्हीं के इसमें था। ये देखो कितना बड़ा भारत है। आज के टाइम पे इतना बड़ा हिस्सा, तो देश का एक बड़ा हिस्सा है, विदेश भी शामिल है, बांग्लादेश। इस सारे को कहा जाता था बंगाल। अब आप खुद भी देखिए, अब इतने सारे स्टेट और एक देश बन गया। उस टाइम पे ये एक हिस्सा था, तब तो साधन बहुत कम रहे होंगे आने जाने के। तो अंग्रेजों ने एक कारण बताया कि भाई इतने बड़े हिस्से को कंट्रोल में रखना या इसको एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना बहुत टफ पड़ता है, तो इसलिए हम इसका डिवीजन करेंगे। अगर हम एक पॉइंट देखें तो हाँ, ये ठीक बात लग रही है, क्योंकि इतने बड़े हिस्से को एक प्रांत के रूप में चलाना वाकई में मुश्किल रहा होगा।
एक पॉइंट ये दिया गया, लेकिन सच्चाई ये नहीं है जैसी कि दिखाई जा रही थी। सच्चाई पढ़े लिखे लोगों की समझ में आ गई थी कि जो ये बंगाल को बांटने की बात कर रहे हैं ना, इसका कारण है बंगाल में सबसे पहले देश की राजनीतिक चेतना जागी लोगों में, सबसे पहली सामाजिक चेतना जागी, सबसे पहली आर्थिक चेतना। चेतना समझ रहे हो? चेतना मतलब जब इंसान समझने लगे कि क्या ठीक है क्या गलत है, वो अपने फायदे के लिए काम करने लगे, समझदारी के काम करने लगे, अपने एरिया के डेवलपमेंट के काम करने लगे। आज भी जरूरत है। आज आप देखिए कोरोना ने कैसे धीरे धीरे करके पैर पसारने स्टार्ट कर दिए हैं। आज फिर से जरूरत है सामाजिक चेतना की, हम सबको, इंडिया को, पूरे इंडिया को। किसी धर्म विशेष की बात नहीं है, किसी स्ट्रेटा की बात नहीं है। आदमी, औरत, बच्चे, कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है अगर अभी भी हमारी चेतना नहीं जागी। तो उस टाइम पर देखो क्या था, लोग राजनीतिक रूप से चेतन थे, यहाँ एक्टिव थे, पढ़े लिखे थे, विदेशों की किताबें पढ़ते थे, यहाँ यूनिवर्सिटीज चला करती थी, यहाँ कॉलेजेस चला करते थे, और यहाँ के लोगों का पढ़ाई लिखाई में बहुत ऊंचा आंकड़ा था। तो जहाँ के लोग पढ़े लिखे होंगे ना, समझदार होंगे, वो अपने विकास का काम अपने आप कर लेंगे। विकास कहीं बाहर से नहीं लाया जाता, विकास तो अपने आप हो जाता है जब जनता पढ़ी लिखी हो, जनता समझदार हो, जनता में चेतना हो, जनता सजग हो, तो देश के विकास को कोई रोक ही नहीं सकता। उस टाइम बंगाल की हालत इतनी बढ़िया थी कि यहाँ राजनीति की समझ लोगों को थी, पैसे कैसे कमाने हैं, क्या काम धंधे अच्छे चल सकते हैं, कैसे पैसा कमाना चाहिए, किससे देश का समाज का विकास होगा, ये लोगों में समझ थी। आपसी रिश्ते बहुत अच्छे थे, सब चीजें बहुत बढ़िया थी, और यही कारण था कि बंगाल समृद्ध था, आज से नहीं सदियों से। आप याद करो प्लासी के टाइम में भी बंगाल की समृद्धि ने प्लासी की तरफ अंग्रेजों को अट्रैक्ट किया था, और सिराजुद्दौला जब लड़ा था उनसे तो उसने यही तो कहा था कि भाई तुम्हें यहाँ हमने क्या कहा था कि भाई अपना जो एरिया है ये, तुम यहाँ पे ये किलेबंदी कैसे कर सकते हो, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि बहुत समृद्ध है, बहुत पैसा कमाएगा। अब सेम बात यहाँ आई, ये समझदार थे, ताकतवर थे, पढ़े लिखे थे, तो अंग्रेजों की जड़ों को जमने नहीं देंगे, ये एंटी होंगे अंग्रेजों की गलत बातों के, इसीलिए इनको तोड़ना बेहद जरूरी लगा अंग्रेजी सरकार को। और लॉर्ड कर्जन ने अपना रोल प्ले किया बहुत अच्छे ढंग से, उनके पार्ट पे, हमारा तो नुकसान किया। लॉर्ड कर्जन ने कहा मुझे इतना बड़ा इलाका एक प्रांत के रूप में संभालना बड़ा मुश्किल लगता है, और इसको संभालने में दिक्कत आने के कारण इसका डिवीजन किया जाएगा। ये बात उन्होंने कही है 19 जुलाई को, और 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा कर दी गई। इसकी घोषणा, किसकी घोषणा? बंगाल विभाजन, जिसको हम कह देते हैं बंग भंग। बंग भंग दिखाया ही नहीं गया कि इंडियंस का नुकसान करेगा, सिर्फ ये दिखाया कि तुम्हारा फायदा होगा, अगर 2 हिस्से होंगे तो उसमें काम करना आसान होगा, वहां के लोगों के हकों की बात को सुनना, समझना, उस पर काम करना बहुत आसान रहेगा। बंग भंग हमें धीरे धीरे समझ में आया जब नेताओं ने हमें समझाया कि बंगाल विभाजन इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान है, और सोची समझी प्लानिंग है ये अंग्रेजी सरकार की। लेकिन तब तक हम करते क्या, फिर भी धीरे धीरे हम लोगों में जागरूकता आई, और जुलाई के बाद ये लगा लीजिए 7 अगस्त था, हम लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। इसका अलग अलग लोगों ने यात्राएं निकालनी शुरू कर दी, अलग अलग रूप में लोगों ने जनसभाएं करनी स्टार्ट कर दी, इकट्ठे होके सरकार का विरोध कि भाई ऐसे क्यों बांट रहे हो तुम, और तुम जानबूझ के हम लोगों को अलग करना चाहते हो। यानी आम इंसान के मन में आ गया कि अंग्रेज गलत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम ये करते तब तक तो अंग्रेज अपनी चाल को प्लान बना चुके थे पूरा, बस उसका एग्जीक्यूशन की कोई डेट इनको फाइनल करनी थी। अब हमारे सामने ये सब चीजें आ गई हैं, पता चल गया लीडर्स को, जगह जगह स्टूडेंट्स ने और लोगों ने जो है विरोध करना स्टार्ट किया। इसी के कारण हम लोगों को लगा कि अब बात सिर्फ विरोध या जनसभा से नहीं बननी, और अब हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। इस आंदोलन के ही चक्कर में हमें 2 इंपॉर्टेंट शब्द यहां पर देखने को मिले, एक स्वदेशी और एक बहिर। अपने खुद के देश की चीजों, देश में निर्मित चीजों का यूज करना, ये होता है स्वदेशी। जैसे बाबा रामदेव जो बहुत बड़े आज देश में नाम लिया जाता है, और इंडस्ट्री पूरी खड़ी कर दी है जिन्होंने, हर फील्ड में जिनका नाम चल पड़ा है, अच्छा या बुरा तो वो टाइम के साथ पता चलेगा। लेकिन स्वदेशी के उस टाइम पर 1905 में 6 में स्वदेशी का अर्थ था कि जो अंग्रेजों की चीजें हैं ना, इनको यूज करना बंद कर दो, सिर्फ अपने देश की चीजों का यूज करो, और अगर इनका मार्केट खत्म हो जाएगा तो ये अपने आप धीरे धीरे कमजोर पड़ते जाएंगे।
ये एक फैक्ट है बच्चों, इस चीज को समझो। अपने देश में अगर हम आज के कंटेक्स्ट में देखें, आज देखो देश में कितनी बड़ी महामारी है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिली हुई है, और जब ये उभरेंगे ना, हम इस बीमारी से उभरेंगे तो देखना कितने रोज सर्वेज आएंगे कि इतने करोड़ों रुपए का, इतने अरबों रुपए का नुकसान हो गया महज कुछ दिनों में, कुछ महीनों में। पूरी दुनिया पे इसका असर देखने को मिलेगा। और उस टाइम जिस देश को, अपने देश को आगे बढ़ाना है, जिस नागरिक को, उस टाइम बहुत सारी पॉलिसीज इस तरह की हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। तब फिर हमें दोबारा से एक बार काम करना पड़ेगा कि इंडिया में जो फैक्ट्रीज हैं, इनमें बने सामान को हम यूज करें, विदेशी चीजों को हम यूज ना करें। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, इंडिया में एक फैक्ट्री है मान लीजिए, उसमें लोगों का रोजगार हट गया, वहां पे रोजगार अगर मान लीजिए बंद हो गई वो किसी कारण से, मैं आज की बात नहीं कर रही, इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझिए। एक फैक्ट्री थी जो लगातार सामान बना रही थी, पहले बिक रहा था बहुत बढ़िया, कोई उसी की टक्कर की विदेशी फैक्ट्री आई जिसका सामान क्वालिटी में उससे अच्छा है और दाम में उसके बराबर, तो जनता धीरे धीरे दाम देख के भी, क्वालिटी देख के उस तरफ मुड़ गई। अब ये जो देशी फैक्ट्री थी ये बंद हो गई, इसमें मान लीजिए 1000 लोग काम करते थे, ये 1000 लोग बेरोजगार हो गए। और ये बेरोजगार लोग जब अपने घर जाके बैठेंगे तो घर में जो सामान पहले आता था, जो चीजें पहले यूज करते थे, क्योंकि अब बेरोजगारी है तो वो चीजें धीरे धीरे यूज करनी कम कर देंगे। मान लीजिए कोई अच्छी क्वालिटी का साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट, या कोई भी कपड़े हैं या जूते हैं या रोजमर्रा के सामान, धीरे धीरे वो क्या करेंगे, अगर वो अच्छी नौकरी पे नहीं पहुंच पाता आदमी, या दोबारा नौकरी नहीं लगती उसकी, तो वो धीरे धीरे करके उन चीजों को कम 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 करना स्टार्ट करेंगे। यानी जिस फैक्ट्री से वो हटा है, वो 1000 मजदूर हटे हैं, उन सबके घरों में जो सामान पहले यूज होता था वो धीरे धीरे करके घटना शुरू हो गया। तो जो वो सामान बनाती थी वो फैक्ट्रियां, उन पे भी असर आएगा कि उनके मार्केट में डिमांड घट गई, तो वहां के बहुत सारे मजदूर निकाल दिए जाएंगे। और वहां के मजदूर निकलेंगे तो जब वो तनख्वाह से अपना घर चलाते थे, अब वो भी बेरोजगार हो गए, तो फिर वो सामान जो यूज करते थे वो फैक्ट्रियां भी बंद। ये ना एक विशियस सर्कल होता है, इंग्लिश में एक शब्द होता है विशियस सर्कल। इसका मतलब होता है एक का बुरा जो इम्पैक्ट है वो दूसरे पर, फिर दूसरे से तीसरे पर, और फिर पूरी अर्थव्यवस्था घिर जाती है। ऐसा बहुत बार आता है। और जब चीजें अच्छाई की तरफ चलती है ना, एक उभरेगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर सब उभरती चली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी हुआ नहीं, बहुत बार ऐसा होता है। और जब जब ऐसा होता है तब देश की सरकार जिम्मेदारी लेती है, और उस दौरान बहुत सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट जॉब्स निकाली जाती हैं, ताकि सरकार चाहती है कि हर आदमी को नौकरी मिल जाए, हर आदमी इन द सेंस जितनों को वो अफोर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके रूटीन में चीजें आ जाएं, लोग जो है सैलरी पाएं, चीजें यूज करें, फिर उनकी डिमांड बढ़े, कहीं फैक्ट्रियां लगें, फिर उसमें दोबारा से लोगों को काम धंधा मिले, फिर वो भी सैलरी लेके जाएं, वो भी सामान खरीदें, फिर कहीं और। ये पूरा एक सर्कल है, और पूरी अर्थव्यवस्था इस सर्कल में ही चलती है। जब ये बुरे पे आती है तो धीरे धीरे करके हर चीज पे बुरा प्रभाव दिखता है, और जब ये पॉजिटिव साइड में चलता है तो ये हर चीज को पॉजिटिव चलाएगा। तो उस टाइम पर भी ऐसा ही दिख रहा था। अंग्रेजों के सामान धीरे धीरे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, हमारे खुद के सामान घटते 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 गए। तो अब दोबारा से लोगों को लगा, नेताओं को लगा कि अपने देश के सामान दोबारा से यूज करो, ताकि हमारे खुद के इंडियन जो बेरोजगार हो गए थे उन्हें काम धंधा मिले, उनकी चीजें बिके मार्केट में, उनको पैसे मिले, फिर वो चीजें खरीदें। अगर सब स्वदेशी के ऊपर काम करेंगे तो विदेशी अपने आप भाग जाएंगे। एक चीज। दूसरी चीज, बहिष्कार करो। अब तुम्हारे पास जितना विदेशी सामान है, अगर है अभी, तो उसका बहिष्कार करो, उसकी होली जला दो, उसको ले जाके आग में फेंक दो, चाहे कपड़े हैं या तुम्हारे घर का कोई भी सामान है। आगे से खरीदना मत। यानी जितना अंग्रेजी सामान है इसको छोड़ दो, इसका बहिष्कार कर दो, इसको जला दो या फेंक दो, और उसके बदले इंडियन सामान खरीदना। अब लाइफ में जब भी खरीदोगे तो इंडियन सामान। ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक सी बात है। स्वदेशी अपने देश का, बहिष्कार किसी चीज को छोड़ देना। तो विदेशी चीजों को छोड़ दो, अपने देश की चीजों को अपनाओ, ताकि तुम्हारे देश के लोगों को रोजगार मिले। क्योंकि जो तुम चीजें अपने देश की यूज करोगे ना, वो फैक्ट्रियां चलेंगी, वो कंपनीज चलेंगी, फिर वहां लोगों को रोजगार मिलेगा, वो पैसे कमाएंगे, वो घर जाएंगे, वो खर्चा करेंगे, तो नई चीजें और बनेंगी। इस तरह से करके पूरी अर्थव्यवस्था ऊपर आ जाएगी और अंग्रेजों के जड़ें हिल जाएंगी। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था और इस पे काम भी किया गया। स्वदेशी और बहिष्कार वो दौर था जब हमारे देश में लाल बाल पाल जैसे लीडर्स के मन में ये था कि हमें कुछ भी करके इसको फेमस करना है। अभी क्रांतिकारी ऐसा सच नहीं है, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर नहीं यूज करती इन शब्दों का, तो हम पर्सनली अपने बिहाफ पे इन चीजों को यूज करेंगे। और स्वदेशी और बहिष्कार ने अपने इंडियंस के मन में, और देखिए बड़ी बात क्या है, आंदोलन शुरू हो रहा है कलकत्ता में, बंगाल में, लेकिन उसका असर दिखा मुंबई में। बंबई पूरा इलाका था, तब गुजरात भी मुंबई था, महाराष्ट्र भी मुंबई था, इसके अलावा मद्रास में, दक्षिण भारत में, मतलब पूरे इंडिया में यूनिटी की फीलिंग आ गई। पूरा देश
देश एक हो गया और एक होकर सबने क्या किया कि अपने देश की चीजें यूज करो और विदेशी चीजों का बहिष्कार करो, बेशक जला दो। और तो और आप ये देखिए लोग कितने डेडिकेटेड थे उस टाइम, कितनी देशभक्ति थी लोगों के मन में। कहते हैं कि अगर किसी शादी में दहेज के सामान में कोई विदेशी वस्तु दिख जाती ना तो लोग बायकॉट कर देते, उस शादी में से छोड़ के चले जाते, ना खाना खाते और ना शादी में इन्वॉल्व होते। यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर किसी फेरे कराने वाले पंडित या ब्राह्मण को पता चल जाता कि शादी में लेन देन में कुछ भी विदेशी है तो वो मना कर देता कि मैं नहीं कराऊंगा यहाँ फेरे, या मैं इस शादी में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। तो लोगों में देशभक्ति किस हद तक बसी थी उस दौर में, 1905 के दौर में। ये सब होने के बावजूद भी अंग्रेज अपनी चाल को एज इट इज चलते रहे और फाइनली जाके 16 अक्टूबर 1905 को उन्होंने बंग भंग कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। और ये किसने किया है लॉर्ड, उस टाइम कौन है, लॉर्ड कर्जन। तो देखो हम कितनी प्लानिंग्स कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। हमने ना इनफैक्ट जिस दिन ये बंग भंग हुआ ना, हमने कहा बेशक तुम बंग भंग कर लो लेकिन हम हिंदू मुसलमान एक हैं। और हिंदू और मुसलमानों ने रक्षाबंधन के रूप में एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी। ये कोई भाई बहन वाला त्योहार नहीं है रक्षाबंधन, अक्टूबर में कोई रक्षाबंधन नहीं आता, अगस्त में आता है रक्षाबंधन। इस रक्षाबंधन में हिंदुओं ने मुसलमानों की कलाई पर और मुसलमानों ने हिंदुओं की कलाई पर कि हम एक हैं। अंग्रेज बेशक कुछ करें लेकिन हम सब एक हैं। इस दिन बहुत सारे लोगों ने शोक दिवस के रूप में मनाया। शोक मतलब दुख, सौरो, कि हमें बहुत दुख है, ये दिन हमें देखना पड़ा और इसको एक दुख के रूप में हम मनाएंगे, तो शोक दिवस मनाया। बहुत सारे लोगों ने उपवास रखा, फास्ट रखा कि हमें मतलब हम इस दिन के लिए, इतना बेकार दिन है कि हम इस दिन भूखे रहेंगे, उपवास किया। और बहुत सारे लोगों ने कहते हैं गंगा स्नान किया पैदल जा जाकर। ये हमारी एक आस्था मान लो, गंगा स्नान, कि भाई आज के दिन हम जो है पैदल जाएंगे। आप जानते हैं सब गंगा यहीं पे बहती है, मेन गंगा जो जाके डेल्टा बनाएगी वो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का ही तो हिस्सा है। तो गंगा स्नान करें, लोगों के विश्वास देखिए, लोगों की आस्था। पैदल जा रहे हैं गंगा स्नान करने, उपवास रख रहे हैं, शोक मना रहे हैं, एक दूसरे की कलाई पे राखी बांध रहे हैं। एक विरोध का तरीका है ये, लेकिन हुआ कुछ नहीं, हुआ वही जो अंग्रेज चाहते थे, यानी बंगाल का विभाजन हो गया। किस डेट से प्रभावी हुआ, 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल का विभाजन हो गया, जो पूरे देश के लिए बहुत नुकसान साबित हुआ। आने वाले साल में विद इन 1 ईयर ये दिख गया कि ये कितना बड़ा नुकसान कर गया। बंगाल विभाजन में हुआ क्या, इस बात को ध्यान से सुनना और समझना। बहुत सारे लोग बंगाल विभाजन सोचते हैं बंगाल बट गया, ये सिर्फ ऐसे नहीं बटा। आज इसको प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ मैं बना के कुछ इस तरह की चीजें जो आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। देखो ध्यान से इस चीज को समझना। उस टाइम बंगाल का मतलब बंगाल नहीं था सिर्फ। अगर मैं आज की बात करूं तो आज का ये बंगाल है हमारा, ये हमारा बिहार, झारखंड और ये उड़ीसा, ये पूरा हिस्सा था। प्लस इसके अलावा यहाँ जो एक वो देश है बिल्कुल आपके ही मतलब हमारे जैसा लुक, जो जिसका लगता है इंडिया जैसा मैप में, और ये इसके ऊपर का हिस्सा असम वाला। इतना बड़ा हिस्सा ये पूरा था बंगाल, इतना बड़ा हिस्सा। इसकी उस टाइम पर आबादी थी 8.5 करोड़ लोग। तब भारत आजाद हुआ ना, तो भारत की आज़ादी के टाइम लगभग हम लोग 40 करोड़ थे, पूरे इंडिया में 40 करोड़, और एक प्रांत की आबादी में बता रही हूँ 8.5 करोड़। और आज़ादी से पहले की बात है, ये काफ़ी 1905 की बात हो रही है, तब आज़ादी तक ही अगर 40 करोड़ हैं तो इमेजिन करो उससे पहले तो और कम रहे होंगे। उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा था 8.5 करोड़। और इस 8.5 करोड़ का डिवीजन जो हुआ ना, इस बात को बहुत गौर से समझ लेना, क्योंकि अगर ये समझ जाओगे तो फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा कि बंगाल विभाजन क्या था। आप कहीं भी किसी को पढ़ा भी सकते हो कि बंगाल विभाजन क्या था। 8.5 करोड़ लोगों की बड़ी आबादी में इसका डिवीजन देखना कैसे किया। मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए। आप देखो बोर्ड पर, ये हिस्सा जो है ना, ये इधर वाला, ये आज इंडिया है। ये जो बड़ा हिस्सा है ये आज है बांग्लादेश। बांग्लादेश उस टाइम पर ये 2 हिस्से बने। इस वाले को नाम दे दिया पश्चिमी बंगाल और इस वाले को नाम दे दिया पूर्वी बंगाल। 8.5 करोड़ का डिवीजन हुआ था, ये 8.5 करोड़ की आबादी का बंटवारा हुआ था। और देखना बंटवारा कैसे हुआ। इस तरफ जो पश्चिम बंगाल है, इसका मतलब क्या क्या हुआ, पश्चिम बंगाल, बिहार, आज का झारखंड और उड़ीसा। तब झारखंड नहीं था, इसलिए किताबें कहती हैं पश्चिम, उस टाइम का बंगाल मतलब था बंगाल, बिहार, उड़ीसा। अब आप समझ जाइए कि झारखंड बिहार का ही हिस्सा था, ठीक है। ये हुए, इसकी राजधानी बनाई गई कलकत्ता।
मैं इसको थोड़ा सा दूसरे पेज पे लिख देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो। उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। दिमाग में मैप को रखना कि एक हिस्सा जो हमसे लगता है आज इंडिया है, वो हिस्सा है पश्चिमी बंगाल और उसकी राजधानी है कलकत्ता, और जो हिस्सा आज आप बांग्लादेश का हिस्सा देख रहे हैं इनको कह दिया गया, और आज का असम का थोड़ा हिस्सा इनके पास था, इसे कह दिया गया ये पूर्वी बंगाल है। अब ये 8.5 करोड़ देखना कैसे डिवाइड होंगे, इसको समझना सभी लोग। एक तरफ जो हमारा था, अगर मैं इसको कहूं तो कलकत्ता के नाम से बोल दूं ताकि आपकी समझ में आ जाए, कलकत्ता मतलब इंडिया वाला बंगाल, और एक तरफ मैं लिख देती हूं ढाका। ये डिवीजन है, कितनी तारीख को? 16 अक्टूबर 1905 को 2 हिस्सों में बंटवारा हुआ, एक को नाम दिया कलकत्ता, एक को नाम दिया ढाका। हम कह रहे हैं, ये राजधानी लिखी मैंने, अदरवाइज ये है पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और ये क्या है आज का बांग्लादेश, तो उनकी राजधानियों को लिख दिया मैंने। अब क्या हुआ देखना, ये 16 अक्टूबर को बटे हैं 1905 में 2 हिस्से, इससे पहले पूरे का पूरा बंगाल था। कलकत्ता वाला जो इलाका था ना, मतलब पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला, इसकी आबादी थी लगभग 5.5 करोड़। ठीक है, इसमें से 4-20 एक तरफ आए, 4-20 एक तरफ का मतलब है एक कम्युनिटी विशेष है, ये हैं हिंदू, और 90 लाख ये हैं मुस्लिम। इस बात को थोड़ा सा समझना है तुम्हें। मुस्लिम देखो कम कर दिए इस तरफ, ये बंटवारा जानबूझ के ऐसा किया गया कि एक तरफ मुसलमान कम पड़े। एक 4 करोड़ 20 लाख हिंदू और 90 लाख मुसलमान, तो अपने आप बहुत छोटी माइनॉरिटी बन गई। और इस तरफ अगर देखें, जिसको आप ढाका कह रहे हैं आज, मतलब बांग्लादेश वाला, इसका बंटवारा ऐसे किया गया कि इसमें उस टाइम में 1.20 यानी 1 करोड़ 20 लाख हिंदू और 1.80 मुस्लिम, ये हैं हिंदू। ठीक है, ये मैंने 3 करोड़ का आंकड़ा बनाया, 3 करोड़। ये 3.5 भी लिखा होता है क्योंकि अदर्स भी होते हैं ना इंडिया में, बाकी भी तो हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, लेकिन उनका हम यहाँ मुद्दा नहीं उठाएंगे क्योंकि मुद्दा मेन हिंदू मुसलमानों का करना था अंग्रेजों को। तो हम यहाँ मान लेते हैं हमारी 3 करोड़ प्लस थी थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है, 8.5 की हेरफेर में अपने आप आ जाएगी। 10-20 लाख आप मानिए, अदर्स में भी होता है। ये और ये अगर तुम समझ पा रहे हो, मुसलमान इस इलाके में अल्पसंख्यक हैं, कम है ना, काफी बहुत छोटे हैं, लेकिन मुसलमान यहां देखना जरा, मुसलमान ज्यादा हैं, मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है। इसका मतलब यहां इस इलाके में मुस्लिम कम्युनिटी क्या बन गई? बहुसंख्यक। और यही तो चाहते थे अंग्रेज कि किसी तरह करके एक बार ये बहुसंख्यक बन गए तो इनको अच्छी पट्टी पढ़ाई जा सकती है और फिर इनको डिवाइड किया जा सकता है हिंदू और मुसलमानों के बेसिस पर। कितनी चालाकी से ये खेल खेला गया, इंडियंस की समझ में ही नहीं आया। मेजॉरिटी इंडियंस को पता ही नहीं चला कि कितनी चालाकी चली गई है। और 4 करोड़ के मुकाबले 90 लाख हमेशा डर में रहेंगे कि यार हमारी तो मेजॉरिटी नहीं है, हमें तो दबा दिया जाएगा, हमारी तो बात नहीं सुनी जाएगी। और वहीं ये लोग समझेंगे कि भाई हम लोग मेजॉरिटी में हैं, हमें अपनी मर्जी से काम करना चाहिए। कितना घटिया खेल खेला अंग्रेजों ने, जो उस टाइम के बहुत सारी जनता की समझ में नहीं आया। हमने किए विरोध, कोशिशें की, लेकिन तब तक मन अलग कर दिए थे अंग्रेजों ने। और इसका एग्जाम्पल देखो, इसका परिणाम क्या हुआ? बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी, ये सब 1905 के अक्टूबर में हो रहा है, अक्टूबर तो खत्म होने वाला है, और सिर्फ अगला साल आते आते 1906 आते आते लॉर्ड कर्जन यहाँ खूब जाते हैं, जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, खूब जाते हैं और यहाँ यात्राओं में सिखाते हैं, बार बार की यात्राएं करके, इतने से कम से टाइम में, कि तुम लोग यहाँ मेजॉरिटी में हो, तुम लोगों का हक अलग है, तुम्हारी मांगे अलग हैं, तुम्हारे जो बेनिफिट्स हैं वो अलग हैं, और तुम कैसे सोच सकते हो कि ये कांग्रेस तुम्हारा फायदा करेगी, तुम्हारा भला करेगी। इस टाइम पे अंग्रेजों ने, जिसको खुद एक संगठन बनाया था ना कि सेक्युलर है, हिंदू भी, मुस्लिम भी, अंग्रेज भी, अब अंग्रेज यहाँ जानबूझ के सिखा रहे हैं कि कांग्रेस तुम्हारा नहीं है संगठन, कांग्रेस तो हिंदुओं का है, कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की तरफ ध्यान देती है, कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं का भला किया, और तुम मुस्लिम हो, तुम्हारी कम्युनिटी के लिए तुम्हें अलग से संगठन बनाना चाहिए। और उसका रिजल्ट देखो, 1906 आते आते मुस्लिम्स के मन में इतनी खटास भर दी लॉर्ड कर्जन ने कि उन्हें खुद लगने लगा। एक बहुत बड़ा नाम है सर सैयद अहमद खां, हमेशा इंडिया की बातें की, लेकिन जब ये सब चल रहा था तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं आया कि हाँ, मुसलमानों के लिए एक संगठन बना लेना चाहिए। और फिर एक नया संगठन बन गया, इंडियन मुस्लिम लीग, ML के नाम से बहुत सारी किताबें लिखती हैं, मुस्लिम लीग, जिसने टारगेट बना लिया
इंडिया के मुस्लिम कम्युनिटी के फायदों के लिए अंग्रेजों के साथ जुड़ जाना। यानी अब बहुत सारे लोग जो मुस्लिम लीग में आ गए, इसके मेंबर बन गए, उन सबके मन में खटास पैदा कर दी अंग्रेजों ने कि कांग्रेस तुम सबका भला नहीं करेगी, वो हिंदुओं की पार्टी है और तुम्हारी अपनी पार्टी अपना भला खुद करेगी। तो देखो कैसे खेल खेला अंग्रेजों ने और हम समझ भी नहीं पाए। अभी भी बहुत सारे लीडर्स ऐसा ही करते हैं, बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते। ये दो कम्युनिटी इकट्ठी रहती थी बहुत ढंग से, रक्षाबंधन मनाया इन्होंने, शोक दिवस सबने मनाया, कोई कम्युनिटी विशेष ने नहीं मनाया था वो कि हिंदुओं को दुख हुआ, सबको दुख हुआ था, पूरे बंगाल को दुख हुआ था। लेकिन जब ये सब चल रहा था ना, इसके बाद ऐसा ब्रेन वॉश किया गया कि हम पकड़ ही नहीं पाए उस टाइम पर, और फिर इसका रिजल्ट ये हुआ कि मुस्लिम लीग एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बन गई जिसने टारगेट बना लिया कि मुझे मुसलमानों का भला करना है। और सबके मन में आया कि अगर मुसलमानों की लीग अलग है तो फिर कांग्रेस क्यों उनके फायदे के लिए काम करे, कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की पार्टी क्यों ना बने। यानी आम आदमी के दिमाग में ये दो बातें बैठ गई कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की और कांग्रेस हिंदुओं की, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इंडिया में हिंदू मुसलमान एकता का परिचय देकर आए थे, पिछले कितने सारे युद्धों में आपने देखा। तो अब यहां आके समझ में आता है कि ये बंगाल विभाजन अंग्रेजों की एक ऐसी चाल थी जिससे इनको फायदा मिलने वाला था। चलिए, इस चाल का नुकसान तो हमने देख लिया। 1911 आया, एक बहुत बड़ा दिल्ली दरबार लगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग से स्लिप हो गया था। जब ये सब चल रहा था ना, स्वदेशी बहिष्कार, तो बहुत फेमस हुआ था वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ वंदे मातरम, उस टाइम कहते हैं बच्चे बच्चे की जबान पर था वंदे मातरम। इतना फेमस हो गया कि अंग्रेजी सरकार ने इस शब्द के यूज करने पर बैन लगा दिया कि अगर कोई वंदे मातरम बोला उसको पीटते थे वो लोग। वो इतना इरिटेट हो गए, इतना चिढ़ गए इस बात से। उस टाइम पे दो बहुत बड़े लोगों ने काम किया था, एक रविंद्रनाथ टैगोर ने जनता को जगाने में, और एक सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। जब ये सब आंदोलन चल रहे थे तब वो जनता को बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रखते थे, अच्छे लीडर्स थे, इसलिए लोगों की समझ में ये बातें तब थोड़ी बहुत आई थी, लेकिन तब इतनी नहीं आई थी क्योंकि तब सोर्सेज बहुत कम थे। आज किसी को भी संदेश देना है तो बहुत आसान है, लाइव आके पीएम जब आए हुए थे तो लाखों लोग जुड़े हुए थे, क्योंकि सब लोग लाइव सुन सकते हैं। तब ऐसे साधन नहीं थे ना, तब तो एक आदमी कितनों को मोटिवेट करेगा, 5 को, 10 को, 20 को, उससे ज्यादा तो मोटिवेशन हो ही नहीं सकता था। दिल्ली दरबार लगता है 1911 में, अंग्रेज लगाते हैं दिल्ली दरबार, और दिल्ली दरबार लगाया जाता है, और दिल्ली में एक बहुत सुंदर, कहते हैं दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया। और दिल्ली में आते हैं वेल्स से प्रिंस जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ इन्हीं को कह देते हैं, जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, ये आते हैं इंडिया। और ये आके उतरते हैं, पानी के जहाज में तब आया करते थे, ये आके उतरते हैं मुंबई, और वहां पे बनाया जाता है बाद में गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया, ये दिल्ली दरबार जब लगा था ना, इसी के बाद की घटना है। और फिर ये दिल्ली आते हैं, दिल्ली दुल्हन की तरह बहुत सुंदर सजाई गई थी। दिल्ली दरबार में जब ये बैठते हैं तो यहाँ पे ये 2 घोषणाएं करते हैं। क्या घोषणाएं हैं? ये कहते हैं अब के बाद, मतलब 1911 के बाद भारत की राजधानी परिवर्तित होगी, राजधानी का परिवर्तन होगा, और अब राजधानी कलकत्ता से ट्रांसफर करके कहाँ बना दी जाएगी? दिल्ली। दिल्ली कहना ठीक नहीं होता, इसके आगे हम लिख देते हैं नई दिल्ली, क्योंकि अंग्रेजों ने, दिल्ली तो ऑलरेडी बसी हुई थी, हमारी दिल्ली कोई अंग्रेजों की बसाई थोड़ी है। दिल्ली तो ढिल्लीका के नाम से कभी तोमरों के टाइम पे बस गई थी, अनंगपाल तोमर, और ढिल्लीका के नाम से, उसके बाद कई बार उजड़ी, कई बार बसी। लेकिन अंग्रेजों ने कहा, जॉर्ज पंचम ने कहा, अब भारत की राजधानी कलकत्ता से ट्रांसफर होके नई दिल्ली बनेगी, और नई दिल्ली को बसाने का काम दिया था एडविन लुटियंस को। इसलिए बहुत सारी किताबें, इनफैक्ट दिल्ली में मेरे सरकारी स्कूल में जो किताब थी उसमें एक चैप्टर हुआ करता था एडविन लुटियंस की दिल्ली, नई दिल्ली। तो लुटियंस वो आर्किटेक्ट है जिसने नई दिल्ली का नक्शा बनाया था, जिसमें कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स गिनी जाती हैं। इसमें इंडिया गेट है, इसमें राष्ट्रपति भवन है, और इसमें संसद भवन है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि नई दिल्ली के नाम से जानी जाती है। मेन नई दिल्ली में दरबार लगा था दिल्ली में, और फिर राजधानी बना दी गई नई दिल्ली को, कलकत्ता से ट्रांसफर। दूसरी इन्होंने घोषणा की, इन्होंने कहा इंडिया में जो बंग भंग हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम, उसको हम रद्द करते हैं, वापस से बंगाल को एक बना देते हैं। इस बंग भंग को रद्द कर दिया, लेकिन अब क्या फायदा? 1905 से, कहने को तो 1911 ही आया है, लेकिन इन 6 सालों में इंडियंस के मन में ये कूट कूट के भर दिया अंग्रेजों ने कि हिंदुओं का फायदा सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, और मुसलमानों के फायदे के लिए सिर्फ मुस्लिम लीग ही काम करेगी। कांग्रेस कभी मुसलमानों के फायदे की बात सोच भी नहीं सकती। तो मुसलमानों को एक तरफ कर दिया और हिंदुओं को एक तरफ, यही उनका टारगेट था। अब चाहे रद्द करो चाहे भंग करो, क्या फर्क पड़ना है, क्योंकि जब मन ही अलग हो गए
तो क्या फर्क पड़ता था इस बात से और क्या नहीं पड़ता था। 1911 के दरबार की 2 इंपॉर्टेंट घोषणाएं किसने की हैं? ये जॉर्ज पंचम ने। और जब ये जॉर्ज पंचम इंडिया आए ना, ये तो ब्रिटेन में थे, वेल्स के राजकुमार थे, ये जॉर्ज पंचम जब यहाँ आए हैं तो यहाँ पर जो काम संभाल रहा एक आदमी, उसका नाम है लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। ये बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कि दूसरा दिल्ली, वैसे दिल्ली दरबार ना कई बार लगे हैं, इससे पहले भी लग चुका है 1877 में, 1903-4 के आसपास लगा था। ये बड़ा दिल्ली दरबार है। बड़े दिल्ली दरबार की बात करें तो मेनली 1911 है, ये 1877 है जब विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि मिली थी, महारानी विक्टोरिया को। यहाँ की बड़ी घटना लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के टाइम में लगा। ये इंडिया को संभालने वाला आदमी है। और जो आदमी गेस्ट के रूप में आया वो है जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी। और 2 घोषणाएं क्या की, राजधानी अब के बाद कलकत्ता से दिल्ली, नई दिल्ली बना दी जाएगी, और बंगाल विभाजन जो इन्होंने 1905 में किया था कर्जन के टाइम, वो अब रद्द कर दिया जाएगा। तो रद्द किसके टाइम में किया गया? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के टाइम में। और कब अलग किया गया था? लॉर्ड कर्जन के टाइम में। उम्मीद करती हूँ ये सारा टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको तैयार करके जाना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। जो लोग किताबों से इसको पढ़ेंगे ना, उनकी समझ में आ जाएगा। मैं पढ़ रही थी, एक आधे बच्चे का कमेंट था, मैम आप पूरा सारे पॉइंट्स पढ़ाओ। देखो बच्चों, यूट्यूब पे पढ़ने और पढ़ाने के ना थोड़ी सी बाउंडेशंस होती हैं, और वो बाउंडेशंस ये हैं कि यूट्यूब पे फैक्ट्स पढ़ाना बड़ा मुश्किल है, यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ाना आसान है। तो फैक्ट्स के लिए आपको या तो कोई भी आपके आसपास जो भी कोचिंग सेंटर हो बढ़िया, जहाँ अच्छे टीचर्स हों, उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए जब भी वो खुलेंगे, या फिर सेल्फ स्टडी अगर आप करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो फिर उसको किताबें पढ़नी चाहिए। पर किताबें पढ़ने में ना अब ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किताब कौन सी पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि किताबें तो बहुत सारी हैं लेकिन सबसे नॉलेज नहीं मिलती। तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी और सेल्फ पे काम करना पड़ेगा। जो हम क्लास में पढ़ा पाते हैं ना, उसमें हमें चेहरे दिख रहे होते हैं, बच्चों के एक्सप्रेशंस दिख रहे होते हैं, तो वहां क्या होता है कि फैक्ट्स भी साथ साथ पढ़ाए जाते हैं। मैं तो इनफैक्ट मैं बार बार बोलती हूँ, मैं ओल्ड फैशन टीचर हूँ, मैं किताब के बिना नहीं पढ़ाती कभी भी। और किताब, मुझे लगता है एज अ टीचर कि किताब एक बच्चे का हथियार है। जिसके पास किताब ही नहीं है वो पढ़ेगा कहाँ से? ये कहानियां सुन के आज तक कभी कोई पास नहीं हुआ। इन कहानियों को सुनना जाता है या सुनाया जाता है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, इसके बाद किताब उठानी होती है, उसके पॉइंट्स पढ़ने होते हैं, उनको याद करना होता है, तब बात बनती है। बिना किताब के आप कभी पास नहीं होंगे, ये बात मैं आज बता रही हूँ, और मैं खुद इस चीज को अचीव करके आपके सामने बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग हो सकता है आपको ऐसे मिले कहें किताब से कुछ नहीं होता। ये देखना जो ये बोल रहे हैं, क्या वो सिलेक्टेड हैं, क्या उनके पास नौकरी खुद की थी, सरकारी नौकरी? क्योंकि किसी के बोलने पे ऐसे विश्वास नहीं करना होता, ये उसकी माननी चाहिए जिसने खुद कुछ अचीव किया हो। ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल देगा, जिसकी अपनी खुद की नौकरी नहीं लगी वो कह देगा कि हाँ यार यूट्यूब से पढ़ने से सिलेक्शन होगा। भैया तू क्यों नहीं लग गया? अगर वो लगा हुआ है आदमी तो वो ये बात बोलेगा ही नहीं, क्योंकि लगने के बाद ना अपने आप समझदार बन जाते हैं लोग। उन्हें पता चल जाता है कि यार किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाना। जब तक वो लगते नहीं है ना, तब तक वो होते हैं कि कुछ भी कह दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बिना किताब के पढ़ाई कभी नहीं हो सकती। मैं खुद भी तो किताबें पढ़ती हूँ ना, मैं ये बात इसलिए ये कैसे कह दूंगी किताबें जरूरी नहीं है। जब मैं खुद किताब पढ़ती हूँ तो मैं आपको भी तो वही सलाह दूंगी जिसपे मैंने खुद अमल किया है। मैंने जिस रास्ते पे चल के नौकरी पाई वही तो तुम्हें दिखाऊंगी ना। और जहां मुझे खुद लगता है कि अगर मैंने ये नहीं किया होता तो मुझे नौकरी नहीं मिलती, मैं किताबें पढ़ के नौकरी तक पहुंची, वही रास्ता तुम्हें अपनाना है। तो किताबें कंपलसरी हैं। गूगल कभी टीचर की जगह नहीं ले सकता और गूगल किताब की जगह भी नहीं ले सकता। गूगल तो एक अथाह समुद्र, बहुत बड़ा महासागर है, उसमें आप कितना जाएंगे, कितना डिटेल में जाएंगे। गूगल कभी भी आपको ना पेपर पास नहीं कराएगा। गूगल हेल्पिंग हैंड है, नो डाउट। मैं भी गूगल का यूज करती हूँ। कहीं कोई क्वेश्चन अटक गया, एक छोटा सा फैक्ट नहीं मिल रहा, किसी सन के बारे में आपको देखना है कि ये घटना कौन से सन में हुई थी, ये चीजें गूगल से बहुत अच्छी मिल जाती हैं। लेकिन गूगल से हर कॉन्सेप्ट को समझ के याद करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो गूगल को आप पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो इसलिए किताबें जरूर पढ़ो। अच्छे टीचर्स से भी पढ़ने का बहुत फायदा होता है। मतलब मुझे तो पर्सनली लगता है भगवान का बहुत बड़ा एक मेरे सर पे हाथ रहा, मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले, इतने अच्छे टीचर्स मिले कि आज उनका मैं अंश मात्र हूँ। मैं बहुत छोटा हिस्सा अपना प्ले कर पा रही हूँ जो मेरे टीचर्स ने मेरे लिए किया। तो मेरी भी कोशिश है कि जैसे मैं उनके बहुत रिगार्ड करती हूँ क्योंकि ग्रेट टीचर्स थे वो। मैं खुद केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी हूँ और टीचर्स से ऑलराउंडर, बेहतरीन टीचर्स, आज तक उनको नमन करती हूँ कि उनके कारण मैं कम से कम थोड़ा बहुत सीख पाई। तो इसलिए तुम्हें भी वही रास्ता दिखाऊंगी जिसमें चल के मैं कामयाब हुई। किताबें जरूर पढ़नी है, ठीक है। चलिए एक छोटी सी रिवीजन लेते हैं, क्लास काफी लंबी हो गई है। बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 कर्जन द्वारा निर्णय, कहीं कहीं
19 जुलाई लिखा है, 19 जुलाई को ना डिस्कशंस हुए थे, 20 को फिर ये पब्लिकली बोला गया था। 7 अगस्त 1905 को विरोध प्रारंभ हुआ, जनसभाएं हुई, जनता ने सभाएं की, आलोचना की गई कि ये क्यों कर रहे हैं अंग्रेज, और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन कलकत्ता के टाउन हॉल से स्टार्ट किया गया था। स्वदेशी अपने देश की चीजें और बहिष्कार दूसरे की चीजें जला दो, फेंक दो, यूज ही मत करो, ताकि हमारे लोगों को काम धंधे मिलें, और जब वो काम धंधे करेंगे तो अपने आप देश का विकास हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर 1905, विभाजन प्रभावी हो गया। हमने कितनी ही कोशिशें की लेकिन विभाजन आखिरकार प्रभावी हो गया। बंगाल 16 अक्टूबर 1905 से 2 हिस्सों में बटा। पहले एक था, एक पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा आज वाले, जिसमें की कैपिटल थी कलकत्ता। आज भी पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। इधर आते हैं पूर्वी बंगाल, आज का बांग्लादेश, पहले बना था पूर्वी पाकिस्तान, उससे पहले था पूर्वी बंगाल, प्लस असम, जिनकी कैपिटल क्या थी, राजधानी ढाका। इस तरफ मुस्लिम ज्यादा बनेंगे, यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक बनेंगे, और इस तरफ मुसलमान अल्पसंख्यक बनेंगे, ताकि मन में डर पैदा हो। यहाँ क्या किया, 5 करोड़ 40 लाख, लगभग 5.5, मैंने कहा था 5.30, 5.40, 5.50, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग 5.5 करोड़ लोग थे यहाँ। उनमें से 420 हिंदू हैं, हिंदू ही हिंदू दिखेंगे यहाँ, और मुसलमान कितने हैं, महज 90 लाख, ताकि मन में एक डर बैठे कि यार इससे बढ़िया तो हम उस तरफ चले जाते, मुस्लिम लीग के मेंबर बन जाते। यहाँ देखें 3 करोड़ 10 लाख टोटल, जिनमें से 3 कहीं 330 भी लिखा है, आप मेन हिस्सा याद करो, 180 120, बस इसको दिमाग में रखना। 180 मुस्लिम है, 1 करोड़ 80 लाख, और हिंदू 1 करोड़ 20 लाख। यहाँ के हिंदू डर रहे हैं कि यार हम अल्पसंख्यक हैं, और यहाँ के मुसलमान, यहाँ मुसलमान फ्री हैं, तो इसलिए ना बहुत सारे उस टाइम के मुस्लिम्स को लगा कि यार मुस्लिम लीग ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि फाइनली मुसलमानों का फायदा मुस्लिम लीग ही कर सकती है। और यही बीज बोना चाहती थी अंग्रेजी सरकार, जिसमें कि वो लगभग कामयाब हुई। आज तक देखो हिंदू मुसलमानों के दंगे भड़कना कितनी छोटी सी बात है इस देश में, तो पढ़े लिखे लोग हैं हम, तब ये हालत है। दिल्ली कोई दूर नहीं है, अभी पिछले महीने आपने देखा था दिल्ली की हालत क्या थी, कितना बुरा हाल था। टोटल मुस्लिम की पॉपुलेशन कितनी हुई, 2 करोड़ 70 लाख जब टोटल थी, लेकिन जब ये डिवाइड हो गई तो एक तरफ तो 90 लाख रह गए और एक तरफ आ गए 180। 180 वालों को सिखाया कि तुम अपने लिए काम करो, अपनी लीग बनाओ, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के मन में डर पैदा कर दिया ना। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 8.5 करोड़। तो ऐसा डिवीजन था बंगाल का। ये हमने 2 टॉपिक आज कंप्लीट कर लिए, बंगाल का विभाजन और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। अब आज जिन लोगों को लगता है कि पेपर में ये आते हैं, इंपॉर्टेंट है, उन्हें अपनी किताब उठानी चाहिए और किताब से इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट तैयार कर लेना चाहिए पेपर के लिए, ठीक है। चलो बच्चों, अब आज की क्लास के लिए इतना ही। कोरोना आप देख ही रहे हो, रोज पढ़ रहे हो, सब लोगों को अपनी सेफ्टी रखनी है, घर के अंदर रहना है, बाहर नहीं जाना। पीएम मोदी जी ने उस दिन कह ही दिया है 14 अप्रैल तक तो मान के चलो, और इसके बाद भी क्या पता, जैसे किसने देखा 14 अप्रैल, अगर स्थिति नहीं सुधरी तो के लिए भी हमें तैयार रहना है। और अगर बहुत अच्छी बात है कि स्थिति हमारे कंट्रोल में आ जाए, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अभी भी पुलिस को बहुत सख्ती करनी पड़ रही है। वीडियोस रोज देखिए, अभी भी लोग नहीं बैठ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी मजबूरी भी कह लीजिए, क्योंकि जो रोज कमाते खाते थे वो बेचारे बंद गए हैं और उनका घर चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब सरकार को देखते हैं क्या कदम सरकार उठाएगी, पर फाइनली कुछ भी हो, जान सबसे पहली चीज है ना। कंडीशन बाद की बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम सेफ रहें। तो अपने घर में बने रहें सभी लोग, और बिल्कुल जहां हैं उसी तक सीमित रहें। ना कोई फ्रेंड्स से मिलना है, घर वालों के साथ। आज लगभग लोगों के घरों में एंड्रॉइड फोन मिल जाते हैं, जिसके साथ रिश्तेदारों के साथ आपको बातचीत करनी है तो आप वीडियो कॉलिंग कर लीजिए। आजकल यही ट्रेंड में आ गया। अब कम से कम घर बैठे ही उन लोगों को देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं, पर किसी से जाके मिलना नहीं है, किसी भी बड़े फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना। वैसे तो पुलिस फंक्शन होने ही नहीं दे रही है, अब कई वीडियोस इस तरह की भी थी, लेकिन फिर भी कोई गलती से किसी गांव में लोग अभी भी अनजान बने हुए हैं, उन चीजों से बचना है और अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का, इस देश का, सबको ख्याल रखना है।